Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 3 of class 7 civics, and the chapter's name is How the State Government Works. मतलब कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, How the State Government Works. तो आपको याद होगा कि क्लास 6 में हमने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन सब के बारे में पढ़ा था. तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स में बटी हुई है. सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा वो सब होते हैं और जिसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सेकेंड लेवल वाली गवर्नमेंट के बारे में, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, कि राज्य के स्तर पर जो राज्य सरकार है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से एक स्टेट को संभाला जाता है, एमएलए कौन होते हैं, किस तरीके से उन्हें चुना जाता है. तो ये सब चीजें हम स्टार्ट करेंगे. सो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक स्टोरी से, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका नाम दिया है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आखिरकार जो जिम्मेदारी है वो किसकी है. तो शुरुआत करते हैं. यहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे हैं और ये न्यूज़पेपर्स पढ़ रही हैं. तो उनमें से एक फ्रेंड जो है वो बोलती है, hey look at this, it says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. तो न्यूज में क्या लिखा है कि उनके स्टेट में पानी की कमी हो रही है, पानी जो है वो कम मात्रा में अवेलेबल है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. तो फिर आगे लिखा है कि बहुत सारी विलेजेस में लोग जो हैं वो अनक्लीन वाटर पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जो कि गंदा पानी है. तो ऐसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं. क्यों? क्योंकि पानी की कमी है. तो साफ पानी मिल नहीं रहा और प्यास बुझानी है, तो लोग क्या कर रहे हैं, गंदा पानी भी पी ले रहे हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, मतलब कि जो नदियां होती हैं वो एकदम सूख चुकी हैं, उनमें पानी नहीं बचा है. एंड सो हैव टैंक्स, और जो टैंक्स वगैरह होते हैं उनमें भी अब पानी नहीं बचा है. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. और ऐसी जगहें जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जहाँ पानी बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसी जगहों पे लोगों को बहुत दूर चल चल के, मतलब एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके पानी लाना पड़ रहा है. People at the district headquarter पाटलपुरम receive water supply once in 3 days. तो पाटलपुरम में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां के लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई मिलती है. मतलब वहां के लोगों को 3 दिन में एक बार पानी जो है उपलब्ध कराया जाता है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है. मतलब लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से ज्यादातर जो है वो है बच्चे. मतलब जो पेशेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं और उनको डायरिया हो रखा है, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला डायरिया, जिससे कि लोगों की जान जा रही है. ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया. तो टीवी में इन बच्चों ने सुना था कि 10 लोग जो है वो डायरिया की वजह से मर चुके हैं. तो फिर वो कहते हैं कि क्या सच में ये पॉसिबल है, कोई डायरिया की वजह से भी मर सकता है. तो फिर दूसरी फ्रेंड कहती है, हु नोज, क्या पता, बस भगवान मुझे मतलब जो है इस बीमारी से बचा के रखे. वो कहती है, आई जस्ट होप आई डोंट गेट इट, कि मुझे ये बीमारी ना हो. फिर ये जो बच्चियां हैं ये अपने स्कूल से घर वापस जा रही होती हैं. फिर उनकी कन्वर्सेशन दिखाई हुई है कि माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. कि मेरी मम्मी ने मुझे कोई भी ठंडी जो पीने की चीज है, कोई भी ठंडी चीज खाने पीने के लिए मना किया है. और आज सुबह ही उन्होंने मुझे पूरा एक लेक्चर दिया है कि शिरिन, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल रहना है कि तुम अपने आप को बीमार ना कर लो. ठीक है. तो फिर जो है ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं. तो फिर रास्ते में ही इन्हें एक पुलिस वुमेन मिलती है. वो उनको स्टॉप कहती है कि रुक जाओ. तो जो पुलिस वुमेन है वो बताती है, दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली. तो वहां पे लोगों ने रैली निकाली हुई है जिसकी वजह से रोड जो है पूरा ब्लॉक हो रखा है. दे हैव घेर आउट द एमएलएज रेजिडेंस. जो रैली कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने एमएलए के रेजिडेंस को घेराव कर रखा है. घेराव मतलब कि जैसे घेराबंदी होता है ना, चारों तरफ से घेर लेना. तो जो एमएलए का घर है उसके चारों तरफ लोग जो हैं वो धरना दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं. तो फिर ये लोग पूछते हैं, रियली व्हाई हैज ही डन समथिंग. तो पूछते हैं कि अच्छा, मतलब ये लोग घेराव कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, क्या उसने कुछ कर दिया है.
तो फिर जो पुलिस वुमेन है वो कहती है हाँ हाँ दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन। तो वो बताती है पुलिस वाली कि नहीं नहीं, बल्कि लोग जो है वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि एमएलए कुछ कर नहीं रहा है, उसकी कुछ ना करने की वजह से लोग गुस्सा है उससे। और यहाँ पे एक लीडर है, उसे दिखाया हुआ है, मतलब जो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, जो रैली वगैरह करते हैं उनके कोई ना कोई लीडर होता है जो कि सारी जो है भीड़ को इकट्ठा करके चलता है। तो इसी तरीके से एक लीडर है वो यहाँ पे बोल रहा है, एंड वी डिमांड दैट द ऑथोरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। तो जो लोग रैली कर रहे हैं वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके स्टेट में हेल्थ की सिचुएशन है, लोग जो इतने ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, उस हेल्थ सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए, मतलब कि कदम उठाए जाएं कि लोग जो हैं वो कम से कम बीमार पड़े। और जो इनके एमएलए हैं उनको कहा जा रहा है कि इस पूरी सिचुएशन की जो एमएलए है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, जिम्मेदारी लें और चीज को जो भी बीमारी है उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। तो इन फ्रेंड्स में से एक कहते हैं कि व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज, कि इसकी कितनी ऊंची आवाज है, ये कोई लीडर वगैरह ही होगा। तो फिर दूसरी कहते हैं कि आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, कि मैंने इसे टीवी में देखा है, ये मेंबर ऑफ द अपोजिशन है, कि ये अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर है। अब आपको यहाँ पे जो भी चीजें पता चली, आपने कितनी सारी चीजें पढ़ी, आपने रैली के बारे में पढ़ा, यहाँ पे आपने एमएलए के बारे में पढ़ा, है ना, एमएलए आया, यहाँ पे अपोजिशन का आया कि हु इज द मेंबर ऑफ अपोजिशन। तो ये सभी चीजें जो है अभी हम देखेंगे, बट आपको इस स्टोरी से एक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए और गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान दिलाने के लिए लोग रिलीज करते हैं, कि किस तरीके से इनकी जो स्टेट है उसमें, इनकी जो सिटी है उसमें लोग जो है बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, लोगों की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, पीने का पानी नहीं है और लोग जो है वो बहुत दूर दूर जाके भी पानी भर रहे हैं, पानी ला रहे हैं। तो ये सब जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कदम उठाए, लोगों की मदद करे। इन सब के लिए लोगों ने क्या किया, रैली की और जो एमएलए है उसके घर को घेराव किया, उसके वहां पे रैली की। अब आप बोलोगे एमएलए के घर पे ही क्यों रैली की, कौन है एमएलए? तो ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। हु इज एन एमएलए? सो पिछले वीडियो में हमने पाटलिपुरम की स्टोरी पढ़ी थी और उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से पाटलिपुरम में पानी की शॉर्टेज थी, कि वहां पे पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं था, लोगों को मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा था और जिन एरियाज में बहुत ज्यादा दिक्कत थी उन्हें बहुत ज्यादा दूर दूर जाकर पानी जो है वो लाना पड़ रहा था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, गंदा पानी पीने की वजह से लोग जो है वो बीमार पड़ रहे थे, लोगों की डेथ हो रही थी। तो बहुत सारे बच्चों को डायरिया हो गया और डायरिया की वजह से लोग मर रहे थे। अब डायरिया जो है डायरेक्ट गंदा पानी पीने की वजह से होता है, तो इसीलिए वहां के जो लोग थे वो वहां के एमएलए से डिमांड कर रहे थे कि हेल्थ कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ काम किया जाए। तो हमने बहुत सारे जो है अपने आसपास ऑफिशियल्स के नाम सुने होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि हमने पुलिस ऑफिसर्स का नाम सुना होता है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। और इस स्टोरी में भी हमने काफी सारे लोगों का नाम पढ़ा, जैसे कि एमएलए हो गया, इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी आए, इसमें अपोजिशन आया कि हु इज द मेंबर ऑफ अपोजिशन। तो ये सारे कुछ हमने नाम पढ़े। अब इस सेक्शन में हम यही जानेंगे कि ये लोग होते कौन हैं, एमएलए जो है वो आखिरकार होता कौन है। क्या आपको पता है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो अगर नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से जाके जल्दी से पूछो और फिर हम शुरू करते हैं। तो ये जो एमएलएज होते हैं इसका फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल, ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को लोग वोट देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शंस के थ्रू ये जो एमएलएज हैं वो चुनकर आते हैं। और जब कोई पर्सन जो है वो चुनावों को जीत जाता है तब वो एमएलए बन जाता है, तब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है और फिर उसी प्रकार से ये एमएलएज आगे गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। तो हम कह सकते हैं कि जो एमएलएज हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि देखो वो लोगों द्वारा चुनकर आए गए हैं, मतलब कि लोगों ने उन्हें वोट दिया है, लोगों ने उन्हें चुना है कि हमारे तरफ से ये हमारे जो है वो डिसीजंस लेंगे, ये हमारे भले के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से जब किसी को हम इलेक्शन में चुनते हैं इसका मतलब वो पर्सन हमें
रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी मांगों को पूरी करेगा, हम उसको जाके अपनी दिक्कत बताएंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इस पे काम कीजिए, वो हमारे भले के लिए डिसीजंस लेगा। मतलब कि कोई भी जो इलेक्टेड पर्सन है, जिन लोगों द्वारा उसे चुना गया है, उन लोगों को वो इलेक्टेड पर्सन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एमएलए जो है, क्योंकि वो भी एक इलेक्टेड पर्सन है, तो जिन लोगों ने उसे चुना है, जिस एरिया से वो चुनकर आया गया है, उन सभी लोगों को जो एमएलए है वो रिप्रेजेंट करता है। कि अगर एमएलए कोई भी डिसीजन लेगा तो क्या माना जाएगा, उस एरिया के लोगों की तरफ से वो डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। हमारे देश में जितनी भी स्टेट हैं, उन सभी स्टेट्स की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, अभी हम समझेंगे। तो हर एक जो स्टेट होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी होती है। मान लो ये एक स्टेट है, अब ये आगे इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब कि एक पूरे स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और आप देखोगे कि यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, बहुत सारे छोटे छोटे तरीके से एरियाज बटे हुए हैं। ये इस तरीके से 21 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कि ये जो पूरा एरिया है, जितना भी आपको कलर्ड एरिया दिख रहा है, ये है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है और हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे हमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने मिलेगी, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है, लोग चुनकर आते हैं। मतलब कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होते हैं कि कोई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ लोग खड़े हुए हैं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग फिर उन लोगों को, मान लो यहाँ पे 4 लोग जो है वो चुनाव के लिए खड़े हुए हैं कि हमें वोट दें, हमें वोट दें। तो जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देंगे और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए बन जाएगा। तो इसी तरीके से सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा ही होगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो मेंबर्स चुनकर आएंगे, इलेक्ट होकर आएंगे और जैसे ही कोई पर्सन जो है वो इलेक्शन जीत जाता है, सबसे ज्यादा वोट उसे मिलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी से होते हैं। वो कहते हैं कि हम बीजेपी से हैं, हम कांग्रेस से हैं, हम आम आदमी पार्टी से हैं। तो ये सब क्या है, ये पार्टीज हैं। पार्टीज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल है, कि जो लोग एक ही आइडिया में बिलीव करते हैं, एक ही तरह सोचते हैं, उनके कुछ मोटिव्स हैं, मतलब सेम तरह के मोटिव्स हैं। इस तरीके से लोग जो है ग्रुप बना लेते हैं और फिर उस ग्रुप से, उस पार्टी से लोग जो है वो खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से लोग चुनकर आते हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक स्टेट होती है, स्टेट जो है हर एक स्टेट का अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, छोटे छोटे स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, हर एक टुकड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, वहां से लोग चुनकर आते हैं और जो भी पर्सन जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आएगा, इलेक्शन जीत कर आएगा, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होते हैं, जो एमएलए होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आपने सोचा होगा कि ठीक है, एमएलए जो है वो बन गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन जीत के आ गया, वो एमएलए बन गया, बट कोई पर्सन मिनिस्टर कैसे बनता है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है। कि अभी रिसेंटली जैसे यूपी में, पंजाब में, यहाँ सब इलेक्शंस हुए थे, तो हमने देखा कि किस तरीके से योगी जो वापस से जीत कर आए हैं, वापस से वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो आखिर ये चीफ मिनिस्टर बनते कैसे हैं। अब देखो, हमने जस्ट अभी पढ़ा ना कि हर एक जो एमएलए है वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा जीतकर आए होंगे वो पार्टी क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी पार्टी। मान लो यहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 का अगर हम हाफ करें तो क्या होगा, 34। तो 34 तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जीतने के लिए हमें कम से कम 35 जो है वो लोग चाहिए सिमिलर पार्टी से। मतलब कि मान लो 35 या 35 से ज्यादा जो एमएलए हैं, अगर वो किसी एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो पार्टी है जिससे वो 35 के 35 जो एमएलए जीत कर आए हैं, वो एमएलए की जो पार्टी है वो क्या बन जाएगी, मेजॉरिटी पार्टी। और फिर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो क्या बनाएगी, रूलिंग पार्टी हो जाएगी, वो फिर गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिस भी पार्टी के एमएलए जीतेंगे वो पार्टी क्या होगी, मेजॉरिटी पार्टी, और फिर वो गवर्नमेंट बनाएगी। और फिर जो भी दूसरे एमएलए बचे जो मेजॉरिटी पार्टी से नहीं है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, अपोजिशन बन जाएंगे वो फिर।
अब ये इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम वापस से हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 में जो है इलेक्शंस हुए थे, उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि किस किस पार्टी से जो है लोग जीत कर आए हैं और कितने लोग जीत कर आए हैं, कितने एमएलए जो है वो इस पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो आप देखोगे फर्स्ट में क्या है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी से 44 एमएलए जो है वो जीत कर आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 1 और इंडिपेंडेंट्स भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं होते, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट्स होते हैं। तो ऐसे लोग वैसे बहुत ही कम होते हैं। तो इंडिपेंडेंट्स भी हैं जो कि 2 एमएलए जो है वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब कि 2 एमएलए किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। अब डेटा को देख के यहाँ पे साफ है कि जो बीजेपी है उसको सबसे ज्यादा जो है उससे एमएलए जीत कर आए हैं। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एमएलए बनकर आए, जितने भी लोगों को वोट मिला, जो एमएलए बने, उनमें से 44 एमएलए ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या हो गई, रूलिंग पार्टी हो जाएगी। अब ये मेजोरिटी पार्टी बन गई और मेजोरिटी पार्टी बनेगी तो फिर ये गवर्नमेंट बनाएगी। बट इन सब का क्या होगा, जो ये नेशनल कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, इंडिपेंडेंट है, इनका क्या होगा, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये लोग अपोजिशन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेजोरिटी के लिए भी क्या होता है कि कम से कम जो हाफ है +1 34 हो गया, जो टोटल सीट्स हैं उसका हाफ कितना हो गया 34 +1। तो मेजोरिटी में आने के लिए ये जरूरी है कि 34 +1 की हाफ +1 जो है उतना कम से कम आपकी सीट होनी चाहिए। इसके और भी आगे क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं कि किस तरीके से जो है आप गवर्नमेंट बनाओगे, तो वो सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि मेजोरिटी कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो पार्टी है वो मेजोरिटी में है, वो ऐसे पता चलेगा कि जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको हम हाफ +1 कर दें तो उतने कम से कम 35 जो है एमएलए इस पार्टी से जीत के आने चाहिए, कम से कम 35 या उससे ज्यादा। अब 44 हमें क्लियरली दिख रहा है कि 35 से ज्यादा है, तो ये जो पार्टी हो गई ये मेजोरिटी पार्टी हो गई। अब अगर हम अपोजिशन की पार्टी करेंगे, अपोजिशन पार्टी की बात करेंगे, तो क्या है यहाँ पे 21 जो है हमें सबसे ज्यादा सीट दिख रही है, 21, 1 एंड 2। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है 21, ये किस पार्टी के हैं, ये 21 एमएलए जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। तो क्योंकि अपोजिशन पार्टीज में भी सबसे ज्यादा जो है वो नेशनल कांग्रेस के आए हैं, तो ये पार्टी जो है वो क्या बन जाएगी, मेजर अपोजिशन पार्टी बन जाएगी, ठीक है। तो अपोजिशंस में भी एक ऐसी पार्टी होती है जो सबसे ज्यादा अपोजिशंस में सबसे ज्यादा जो है वोट जीत के आती है, और उसे हम मेन अपोजिशन या फिर मेजर अपोजिशन पार्टी कहते हैं। सो अपोजिशन में ये सब है, अपोजिशन में नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडिपेंडेंस है। बट हम कहेंगे मेजोरिटी मेजर अपोजिशन पार्टी कौन सी है, तो हम कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। So after the elections, MLAs belonging to the ruling party will elect their leaders who will become the chief minister. अब हमने अभी तक जितने भी इलेक्शंस वगैरह हुए उससे हमें ये पता चल गया कि भाई मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है। तो जब हमें ये पता चल गया मेजॉरिटी पार्टी क्या है, बीजेपी है, तो अब बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने एमएलएज हैं, अब वो अपने एक लीडर को इलेक्ट करेंगे, अपने मुखिया को चुनेंगे, और फिर वो जो लीडर है वो क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, सीएम बनेगा। इन दिस केस द बीजेपी एमएलएज चोज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे बीजेपी में क्या हुआ कि बीजेपी के जो एमएलए थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को चुना एज देयर लीडर, और श्री जयराम ठाकुर जो है फिर वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए। अब चीफ मिनिस्टर फिर क्या करता है, वो मिनिस्टर्स को चुनता है, वो मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है कि ठीक है मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, अब मेरे साथ। अब क्या होता है कि सारे काम जो है वो चीफ मिनिस्टर भी अकेले नहीं कर सकता, तो हर एक जो गवर्नमेंट होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपने होम मिनिस्ट्री सुना होगा, सेंट्रल लेवल की बात करें तो होम मिनिस्ट्री होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, जल शक्ति मंत्रालय वगैरह हमने सुना है। तो इस तरीके से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्रीज होती हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पर भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सभी मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो लोगों को चुनता है, ठीक है। तो उन्हें फिर क्या कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज द गवर्नर हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो इलेक्शंस वगैरह हो जाने के बाद क्या होता है कि जो गवर्नर होता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेंटर और स्टेट को कंपेयर करें तो सेंट्रल लेवल पे जो हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट है रामनाथ कोविंद जी,
तो जो लेवल रामनाथ कोविंद जी का है सेंट्रल लेवल पे, वैसा ही लेवल क्या होता है, गवर्नर का होता है स्टेट में। तो हर स्टेट का अपना अपना एक गवर्नर होता है। फिर हम स्टेट पे देखते हैं पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, सीएम। तो जो पोजीशन नेशनल लेवल पे पीएम की है, वही पोजीशन स्टेट लेवल पे सीएम की है। ठीक है, तो फिर जो सीएम है और वो अपने सभी मिनिस्टर्स को चुनता है, जो कि अपनी पर्टिकुलर जो है मिनिस्ट्रीज को संभालेंगे। और इन सभी लोगों को, सीएम को और बाकी जो मिनिस्टर हैं, उन्हें अपॉइंट कौन करता है, जैसे शपथ दिलाते हैं ना कि शपथ समारोह होता है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन कराता है, वो कराते हैं गवर्नर। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करवाता है। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments और ministries। अब ये जो चीफ मिनिस्टर है और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी क्या ड्यूटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जिनके लिए उन्हें चुना गया है, जिनके लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है, उनको वो अच्छे से चलाएं, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाएं। तो इन सभी मिनिस्टर्स के अपने अपने सेपरेट ऑफिसेज होते हैं, जहां पे ये सारे काम करते हैं, जहां पे ये अपने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो हमने शुरुआत में पढ़ा कि हर एक स्टेट की जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली सिंपली वो जगह है जहां पे सारे एमएलए जो है वो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट बातों पर, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर वो डिसीजंस लेते हैं, लोग के मुद्दों को डिस्कस करते हैं कि जो लोग हैं उनके स्टेट के, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो प्लेस है जहां पे सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, वो सब इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं एमएलए जो हैं उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली तो एज एमएलए और दूसरी एज मिनिस्टर। कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि जिनको किसी मिनिस्ट्री के लिए चुना गया है। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स को चुनेगा अपनी अपनी मिनिस्ट्री संभालने के लिए, तो वो एमएलए को ही तो चुन रहा है। तो उन लोगों के पास दो काम हो गए, पहला एज एमएलए, फिर जिस मिनिस्ट्री के लिए वो चुने गए हैं, जिस मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर हैं, उसका काम संभालेंगे वो। तो दो दो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिल जाती हैं। At times, the ruling party may not be a single party, but a group of parties working together. This is called a coalition. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं होती जो कि मेजोरिटी में हो। मान लो कि यहाँ पे क्या होता, जो बीजेपी है, मान लो वो सिर्फ और सिर्फ 22 सीट जीत के आ पाती, मतलब कि बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ 22 एमएलए होते, और बाकी मान लो फिर कम्युनिस्ट पार्टी से और 22 होते। ठीक है, या मान लो यहाँ 21 होते और यहाँ पे 3 होते। ठीक है, तो अब क्या बन गया कि 22 जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, 21 नेशनल कांग्रेस से हैं, फिर 21 ही इससे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, और 3 जो है वो इंडिपेंडेंट्स हैं। यहाँ पे 4 है, मान लो अभी 68 पूरे नहीं हुए, तो यहाँ पे मान लो 4 है, तो 22 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 4। ठीक है, तो अब ऐसा हाल है। अब हमने कहा था कि मेजॉरिटी पार्टी कैसे बनेगी, जब 35 या फिर उससे ज्यादा एमएलए जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जीत कर आएंगे। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी, आप ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इसको भूल जाओ, अभी जो मैंने नए लिखे हैं वो देखो, 22, 21, 21 और 4। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास 35 या उससे ज्यादा एमएलए हो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट है नहीं। तब क्या होता है कि फिर एक या एक से ज्यादा पार्टीज जो है वो मिल जाती हैं, कि मान लो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये एक ग्रुप बना लेंगी, ये एक गठबंधन बना लेंगी। जैसे आपने सुना होता है ना कि इन पार्टीज ने गठबंधन कर लिया, तो इसको कहते हैं कोलिशन की गवर्नमेंट। कि अब इसके कितने हो गए, इसके बीजेपी के थे 22 और कांग्रेस के हो गए 21। अब ये तीनों मिलके, दोनों मिलके कितने हो गए, 43। तो अब मिलके कितने एमएलए हो गए कि इन दोनों पार्टी से मिलके 34 से ज्यादा एमएलए जो है वो आ रहे हैं, मतलब कि 35 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये 34 से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा एमएलए हैं। इसका मतलब अब ये लोग मिलके गवर्नमेंट, मतलब कि मेजॉरिटी पार्टी बन सकते हैं और एक अपनी रूलिंग गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक से ज्यादा पार्टी जो है वो मिली होती है, उन्होंने गठबंधन किया होता है, उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन की गवर्नमेंट। दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोलिशन। ठीक है, अब आपको अपने स्टेट के लिए पता करना है। पहली बात तो आपके जिस शहर में आप रह रहे हो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा एमएलए है, वो किस पार्टी से है, और कौन सी पार्टी जो है वो आपकी मेजॉरिटी या फिर रूलिंग पार्टी है, आपको ये पता करना है। और कहीं आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी है वो कोलिशन की गवर्नमेंट तो नहीं,
तो ये सब चीजें जो है आज आपने पढ़ी, उन सब चीजों पे आज आपको प्रैक्टिकली मतलब कि अपनी रियल लाइफ में गौर करना है कि आखिरकार क्या सिचुएशन है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लास्ट वीडियो में हमने एमएलएस के बारे में पढ़ा था कि एमएलएस जो है वो किस तरीके से चुन के आते हैं, एमएलएस कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर चुकी है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो एमएलएस हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में करते क्या हैं, उनका क्या काम होता है। कि हमने कहा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पे सारे एमएलएस जो हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, वो सारे आके मिलते हैं। तो और उसमें हमने जाना था कि वो इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करते हैं जो लोगों के भले के लिए हो, लोगों की जो दिक्कतें हैं, किस तरीके से जो उनकी सिटी है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो वो सभी चीजें जो है वो लोग आके लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस करते हैं। अब इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल से और डिटेल में जानेंगे कि काम किस तरीके से होता है। So Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly. तो ये स्कूल के कुछ बच्चे हैं, आफरीन, सुजाता वगैरह, तो इन बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाया जाता है। ट्रिप पर कहाँ ले जाया जाता है? स्टेट कैपिटल में, और वहां पे उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाया जाता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगती है और सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो सिक्योरिटी चेक वगैरह होने के बाद क्या होता है, उन बच्चों को अपस्टेयर्स मतलब ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और वहां पे एक गैलरी है, ठीक है, जहां पे वो लोग सभी बच्चे जो हैं वो बैठे थे। तो मान लो यहाँ पे सारी सीट्स वगैरह है और ऊपर फ्लोर पे यहाँ पे गैलरीज हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो बैठ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एमएलएज हैं वो बैठेंगे और ऊपर से लोग देख सकते हैं। तो ये बच्चे इस गैलरी में ऊपर बैठे हुए थे। तो बच्चे देखते हैं कि देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चों को क्या दिखा कि नीचे हॉल में रोज हैं डेस्क की, मतलब कि डेस्क लगे हुए हैं चारों तरफ। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। तो ये जो असेंबली में उस दिन डिबेट होने वाला था एक करंट प्रॉब्लम को लेकर। तो असेंबली में जो एमएलएज हैं वो क्या करने वाले थे, वो अपनी अपनी ओपिनियंस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब कोई एमएलए किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी राय है। वो क्वेश्चंस रेज करते हैं कि भाई जो सरकार है वो काम क्यों नहीं कर रही, सही से कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो एमएलए करते हैं और सजेशंस भी देते हैं कि मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से कदम उठाने चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए। तो ओपिनियंस देते हैं वो लोग, क्वेश्चंस उठाते हैं और सजेशंस भी देते हैं। तो ये सब काम जो है वो एमएलए करते हैं। अब इन सजेशंस, इन क्वेश्चंस के अपोजिट में कोई भी जो रिस्पॉन्ड करना चाहे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। कि अगर किसी ने ओपिनियन बताई है कि मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो अगर किसी और की कोई और ओपिनियन है पहले वाले से रिलेटेड, तो वो मतलब इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक बातचीत ही होती है, बट एक फॉर्मल तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बात करते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू एश्योर दैट द असेंबली दैट एडुकेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो जब सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ओपिनियंस जो है वो प्रेजेंट कर दी जाती हैं, तब क्या होता है बाद में जो मिनिस्टर मतलब कौन सा मिनिस्टर, तो जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर। मान लो कि जैसे हमने हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये वाली फर्स्ट में स्टोरी पढ़ी थी, तो इसमें क्या था, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अभी हम आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे सेम उसी से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड वहां पे प्रॉब्लम है, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेल्थ की एक अपनी मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड सैनिटेशन करके, मतलब मिनिस्ट्रीज होती है इस तरीके से। तो हेल्थ वाली जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो फिर इन ओपिनियन से इन क्वेश्चंस का आंसर करेगा। कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपने सही कदम नहीं उठाए हैं, आपने हॉस्पिटल्स की देखरेख नहीं की है, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर बाद में मिनिस्टर जो है वो फिर बताएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, कि हम लोगों ने डॉक्टर्स भी लाए हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी ये काम करा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर बाद में जो मिनिस्टर है वो रिप्लाई करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, दूसरे मिनिस्टर कौन, वही मिनिस्टर्स जो कि चीफ मिनिस्टर ने जिन्हें चुना था अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं और वही लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। उस तरीके से गवर्नमेंट चलती है कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड में हर एक मिनिस्टर जो है अपनी मिनिस्ट्री को संभालता है, अपने अपने एरिया को संभालता है। कि किसी के पास हेल्थ है तो वो ध्यान रखता है कि उनके स्टेट में सही से हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। किसी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके वहां पे स्कूल्स वगैरह सही से चलाए जा रहे हैं कि नहीं।
तो इस तरीके से सभी मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स जो है वो मिलकर काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो चलती है। We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. तो हम लोग सभी मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को नॉर्मली न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं। However, whatever decision are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई चीफ मिनिस्टर एंड दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं या फिर जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया वो फुल एंड फाइनल डिसीजन है, ऐसा नहीं होता। जो भी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे उन डिसीजंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रूव्ड कराना पड़ता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव कराना पड़ता है कि जितने भी एमएलएस हैं वो सहमत हैं उस डिसीजन से कि ठीक है हम आपके साथ हैं इस डिसीजन में। इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स से अप्रूवल लिया जाता है उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. तो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, ये जो एमएलएस हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये दूसरे एमएलए से, सरकार से, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, डिबेट कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट इशू पर कि कोई मुद्दा है, मान लो एजुकेशन की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे जो है वो स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर जा रहे हैं, अपना नाम कटवा रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इशू हो गया, तो इस पे डिबेट हो सकता है कि आप सही कदम क्यों नहीं उठा रहे, बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, क्या उन्हें सही से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके से डिबेट हो सकते हैं। ये डिसाइड होगा कि भाई जो पैसा है वो कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, जो भी उस स्टेट को बजट मिला है उस बजटेड अमाउंट को वो किस किस जगह पे पैसा लगाएंगे, वो एजुकेशन के फील्ड में कितना पैसा लगाएंगे, वो हेल्थ के फील्ड में कितना पैसा लगाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरा प्लान किया जाता है कि पैसा जो है वो कहाँ पे लगना है, तो वो सभी चीजें भी लेजिस्लेटिव असेंबली में की जाती हैं। सो वी कैन से कि जो एमएलएस हैं, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके पास मेन अथॉरिटी रहती है एक स्टेट को चलाने के लिए। अब हम एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं। तो इसमें जो बच्चे थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्रिप पर गए थे, वो देखना चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस तरीके से काम करती है, तो फिर उसी में आगे कंटिन्यू किया गया। तो जब डिबेट है वो शुरू होता है और फिर उसमें जो एमएलएस हैं वो अपने अपनी ओपिनियंस, अपने अपने सजेशंस, क्वेश्चंस जो है वो रेज करना शुरू करते हैं। तो एमएलए वन जो है वो कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अखंड गांव, उसमें पिछले 3 हफ्तों से लगभग 15 डेथ हो चुकी हैं, वो भी डायरिया की वजह से, ठीक है। और फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये बहुत ही शर्म की बात है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इतनी मामूली सी बीमारी को भी चेक में नहीं अंडर कंट्रोल नहीं ले पा रही है, मतलब डायरिया को इतना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया, कि डायरिया जैसी बीमारी का भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट नहीं ढूंढ पा रही है और अपने आप को बोलती है कि वो टेक्नोलॉजी की चैंपियन है। तो इस तरीके से जो एमएलए वन है वो गवर्नमेंट पर क्वेश्चंस उठा रहा है। I would call the attention of the ministers in charge of health to take immediate measures to control the situation. फिर वो एमएलए वन क्या कहता है कि मैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। फिर एमएलए टू कहता है माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन, कि मेरा सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वो इतनी खराब हालत में क्यों हैं। गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उन्हें सही तरीके से अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, सही नंबर्स में क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है। फिर वो आगे कहता है आई वुड लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन व्हिच इज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज आल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज एन एपिडेमिक। तो कहता है कि और आगे मैं ये भी गवर्नमेंट से जानना चाहूंगा कि इस सिचुएशन से निपटने का, इस सिचुएशन का सामना करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है, कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन से स्टेट को बाहर निकालने वाली है। कौन सी सिचुएशन, वही कि वहां के जो लोग हैं स्टेट के, उनको डायरिया हो रहा है ज्यादा से ज्यादा और लोगों की डेथ हो रही है, तो धीरे धीरे करके जो डायरिया वो एक एपिडेमिक बनता जा रहा है।
फिर एमएलए 3 कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलापट्टी, उसमें भी शॉर्टेज ऑफ वाटर है, मतलब कि उसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर जो है दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। फिर वो सवाल उठाता है कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कितने टैंकर्स लगाए गए, कितने टैंकर्स जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलापट्टी वहां पे आते हैं, कितने वेल्स एंड पॉन्ड्स को क्लीन एंड डिसइंफेक्ट कराया गया, कि जो कुएं हैं, जो पॉन्ड हैं, तालाब हैं, उनको कितने वेल्स एंड पॉन्ड्स को क्लीन कराया गया, साफ कराया गया, उन्हें डिसइंफेक्ट कराया गया। कि डायरिया जो है वो गंदा पानी पीने की वजह से होता है, तो वही कह रहे हैं कि कितनी जगह के पानी को आपने साफ कराया, डिसइंफेक्ट कराया, ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। फिर एमएलए 4 क्या कहता है कि आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो साथी हैं, वो बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। एग्जैजरेटिंग का मतलब होता है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अभी तक ये जो एमएलए 1, 2 एंड 3 थे, ये अपोजिशन वाले थे, और एमएलए 4 की बातों से हम पता लगा सकते हैं कि वो एक रूलिंग गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का मेंबर है। तो वो कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे जो साथी हैं, जो बाकी एमएलएज हैं, वो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी जगह पे टैंकर्स लाए गए हैं, वाटर टैंकर्स भेजे गए हैं। ओआरएस पैकेट जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कराई गई है। ओआरएस क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो डायरिया की वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो उस चीज को ठीक करने के लिए, पानी की कमी को ठीक करने के लिए ओआरएस दिया जाता है लोगों को। ठीक है, तो ओआरएस जो है वो बहुत सारे लोगों को बांटे गए हैं ताकि इस बीमारी का प्रभाव जो है वो कम किया जा सके। फिर वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो हर मुमकिन कदम उठा रही है जिससे लोगों का मदद किया जा सके, जिससे लोगों की हेल्प की जा सके। फिर एमएलए 5 कहता है वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स, कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ही खराब फैसिलिटीज हैं, मतलब कि सही से बेड नहीं है, मशीनें नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे डॉक्टर ही नहीं है और कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं है। अब बताओ, हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर नहीं होंगे, मेडिकल स्टाफ नहीं होंगे, तो हॉस्पिटल होने का फायदा क्या? लोगों का इलाज होगा कैसे? ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें की जो डॉक्टर हैं वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं, वो भी एक लंबी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो एक बहुत ही शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, खराब से और खराब होती जा रही है। और हम किस तरीके से ये इंश्योर करें कि सभी लोगों को ओआरएस पैकेट मिल जाए, मतलब कि गांव के मतलब स्टेट के छोटे से छोटे गांव, गरीब से गरीब आदमी तक भी ओआरएस के जो पैकेट्स हैं वो पहुंच जाएं। आप किस तरीके से ये चीज इंश्योर करोगे? तो एमएलए 5 की बातों से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो भी एक अपोजिशन का मेंबर है। फिर एमएलए 6 बोलता है द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो अननेसेसरीली, मतलब कि बिना बात के ही गवर्नमेंट पे इतना ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, मतलब पिछली जो सरकार थी, उसने सैनिटेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसने स्टेट की साफ सफाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हर जगह गंदगी थी, हर जगह कचरा था। और अब हमने स्टेप्स लिए हैं गार्बेज को क्लीन कराने के, मतलब सालों से जो कचरा एक जगह पे जमा था, अब उसको साफ कराने की हमने जिम्मेदारी ली है, हमने कदम उठाए हैं। तो इस तरीके से ये जो हमने डिबेट देखा, तो हमने देखा कि किस तरीके से जो एमएलए 1, 2, 3 थे, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, जो कंडीशन है वो सही नहीं है, यू आर नॉट टेकिंग इनफ स्टेप्स। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए और जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब इससे हमें यह पता चलता है कि जो अपोजिशन है उसका आखिर काम क्या होता है। उसका काम होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके काम को पर ध्यान रखना कि क्या वो काम सही कर रही है। अगर वो गलत ट्रैक में भटक जाती है तो अपोजिशन क्या करती है? अपोजिशन उस भटकी हुई गवर्नमेंट को सही ट्रैक पे लाने का काम करती है। वो लोगों के मुद्दों को और ज्यादा बेहतर तरीके से जनता पार्लियामेंट के, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखने की कोशिश करती है। तो अपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि मान लो अगर रूलिंग गवर्नमेंट है तो वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहेगी, उस पर सवाल उठाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वो तो अपनी मर्जी से कोई भी काम करेगी, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। बट अगर अपोजिशन होगी तो एक तरीके से एक कंट्रोल रहेगा, एक ऐसा सिस्टम रहेगा कि ये देखा जा सके जो गवर्नमेंट है वो सही काम कर रही है कि नहीं, और अगर वो सही कदम नहीं उठाती तो उस पर सवाल उठाए जाए। फिर एमएलए 4 जो है वो एक रूलिंग पार्टी से था। फिर उसने बताया कि भाई किस तरीके से हम तो सही स्टेप्स उठा रहे हैं, हमने
टैंकर्स भी भेजे हैं, हमने ओआरएस पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। फिर जो रूलिंग पार्टी होती है फिर वो अपनी तरफ से सफाई देती है कि हमने ये काम किया है, उन सवालों का जवाब देती है। फिर एमएलए 5 जो है वो अपोजिशन का, फिर वो सवाल उठाता है कि हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी खराब क्यों है। फिर एमएलए 6 जो कि रूलिंग पार्टी का होता है वो फिर से बताता है कि हमने ये स्टेप्स लिए हैं। तो आपको इस कन्वर्सेशन से, इस डिबेट से आइडिया लग सकता है कि क्या काम होता है रूलिंग पार्टी का, एमएलए का ओवरऑल क्या काम होता है, कि किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा है कि स्टेट में एक एपिडेमिक की सिचुएशन आ गई है, डायरिया की वजह से लोग मर रहे हैं। तो उस सिचुएशन को ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कदम उठाए गए हैं, क्या उठाए जा सकते हैं, जो नहीं उठाए वो क्यों नहीं उठाए अभी तक। तो इस तरीके से डिस्कशन हो रही है। तो हमने ये जो डिबेट पढ़ा उसमें हमें पता चला कि जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, क्या नहीं लिए गए, उस चीज के बारे में डिबेट कर रहे थे। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? बिकॉज द एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो एमएलएज हैं वो सभी मिलकर गवर्नमेंट जो काम करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो लोग एमएलएज में तो रूलिंग भी होते हैं, एमएलएज में तो ऑपोजिशन भी होते हैं, सब एमएलएज होते हैं। तो फिर ये लोग मिलके गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं? मतलब कि ये सभी लोग, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन के हो, सभी लोग मिलके गवर्नमेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी वाले गवर्नमेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होने चाहिए? तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अगर सिर्फ रूलिंग पार्टी वाले काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो क्या होगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे, उनके ऊपर एक चेक नहीं होगा। तो एमएलए जो अपोजिशन पार्टी से आते हैं वो एक चेक करने का काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को गलत ट्रैक पे जाने से रोकते हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सारे जो एमएलए हैं वो गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। In common usage, the word government refers to the government departments and various ministries who head them. तो नॉर्मली गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे हमने मिनिस्ट्री की बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर भी काफी सारे फिर डिपार्टमेंट्स होंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके आगे अंदर अपने डिपार्टमेंट्स होंगे ताकि काम को और अच्छे से किया जा सके। तो गवर्नमेंट का इन जनरल मतलब क्या होता है? ये सभी गवर्नमेंट और ये सभी मिनिस्ट्रीज जो इन डिपार्टमेंट्स को हेड करती हैं, तो वो सभी मिलके क्या बनाती हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, इन सभी चीजों को ओवरऑल हम कहते हैं गवर्नमेंट। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, और इन सभी चीजों का जो ओवरऑल हेड है, मेन हेड है, वो कौन है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उन मिनिस्ट्रीज के जो भी मिनिस्टर हैं उनके ऊपर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है वो इन सभी मिनिस्टर्स को हेड करता है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट निभाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब कि मान लो लॉज बन गए, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉज बन गए, बट उन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूट कौन करेगा? ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है उसकी 3 बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। तो लेजिस्लेचर कौन हो गए? ये एमएलए वगैरह हो गए लेजिस्लेचर। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? ये जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं और इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, इन चीजों को हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव का काम करती है, वो एग्जीक्यूट करती है, जो रूल्स बने हैं, जो रेगुलेशंस बने हैं, जो लॉज बने हैं, उनको एग्जीक्यूट करती है, उनको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, वो ध्यान रखती है कि जितने भी लॉज वगैरह बने हैं उनको सही से फॉलो कराया जा सके। और जुडिशरी क्या करती है? वो न्याय का काम करती है, वो देखती है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, तो वो चीजें जुडिशरी करती है। सो ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर assemble in the legislative assembly are called the legislator। तो सभी जो एमएलएज होते हैं जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में असेंबल होते हैं, मिलते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। तो ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या हो गई? सभी जो एमएलएज हैं उन सभी को मिला के हम कहते हैं लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम देखते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की क्या प्रॉब्लम है। तो हमने देखा जैसे इस एग्जाम्पल में किसी ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गांव उसकी बात की, किसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तोल पट्टी की बात की। तो इस तरीके से वो लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ध्यान रखते हैं। सो इस वीडियो के साथ आपको आइडिया लग गया होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके से काम होता है, इंपॉर्टेंट मुद्दों को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए काम किया जाता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो पिछले वीडियो में हमने एक डिबेट पढ़ा था और उस डिबेट से हमें यह पता चला कि
लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है। तो उससे हमें पता चला कि किस तरीके से जो एमएलएस हैं वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, वो सजेशंस देते हैं, वो गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं कि आप स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे, आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए स्टेप्स क्यों नहीं उठाए। बट क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह है जहां पे ओपिनियंस जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं, जहां पे लोग अपनी सजेशंस देते हैं, गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं, उनसे एक्शन डिमांड करते हैं। तो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह है? तो ऐसा नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर भी ऐसे जगहें होती हैं, ऐसे मौके होते हैं जहां पे लोग अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, जहां पे लोग गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं, लोग गवर्नमेंट से एक्शन डिमांड करते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, लोग गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं? जैसे कि न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो उस आर्टिकल में वो लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, वो गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं। इसी तरीके से टीवी चैनल्स में भी लोग बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, जैसे आपने नॉर्मली डिबेट देखी होगी, तो किस तरीके से एक टॉपिक के ऊपर सभी पार्टीज के एमएलए से उनकी राय मांगी जाती है, डिबेट कराया जाता है। और न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं जहां पे गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है, जहां पे गवर्नमेंट को सही ट्रैक पे रखने का काम किया जाता है, कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के भले के लिए, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन उस टाइम पे चल रही है तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कदम उठाए। अब एक डेमोक्रेसी में लोग अलग अलग तरीकों से अपनी ओपिनियन जो है उसे एक्सप्रेस करते हैं और अलग अलग तरीके से एक्शन लेते हैं। मान लो कि अगर किसी को अपनी गवर्नमेंट से बात मनवानी है, तो कोई भूख हड़ताल कर रहा है, कोई रैलियां निकाल रहा है, कोई कुछ और तरीके की हड़ताल कर रहा है, तो इस तरीके से लोग अपनी ओपिनियन जो है वो अलग अलग माध्यमों से एक्सप्रेस करते हैं। आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो वहां पे कोई अपनी ओपिनियन कर रहा है, ट्विटर पे लोग तुरंत मैसेज डाल देते हैं, तो उससे उनकी जो ओपिनियन है वो तुरंत देश भर में पहुंच जाती है। मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू लोग अपनी ओपिनियंस को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं और एक्शंस लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ तरीकों पर हम इस सेक्शन में ध्यान देंगे। तो जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिस्कशन है वो खत्म हुई, वैसे ही जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? ये कॉन्फ्रेंस होती है, एक सभा होती है एक तरीके से, जिसमें अलग अलग तरीके के न्यूज जो चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स वाले हैं, वहां से रिपोर्टर्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, और वो जो मिनिस्टर है, जो भी पर्सन है जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है, उससे सवाल पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। तो अलग अलग न्यूज़पेपरों से बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, और मिनिस्टर और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पे उपस्थित थे, वहां पे प्रेजेंट थे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी पर्टिकुलर कारण से कराई जाती है। मान लो कि जो मिनिस्टर वगैरह हैं, अगर उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है, तो वो जनता तक, देश तक कोई पर्टिकुलर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ऑर्गेनाइज कराई थी? ताकि वो लोगों तक ये अपनी बातें पहुंचा सकें कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने वहां की करंट सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं उनको डिस्कस किया कि भाई हमने ये कदम उठाए हैं अब बीमारी को खत्म करने के लिए, डायरिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्टेप्स गिनवाए। अब रिपोर्टर्स जो हैं वो चुप बैठने तो आए नहीं थे, वो मिनिस्टर्स की सिर्फ बातें तो सुनने आए नहीं थे। रिपोर्टर्स का काम क्या होता है? सवाल पूछना। तो उन्होंने मीटिंग में जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे काफी सारे सवाल पूछे, और उसके बाद इस डिस्कशन के बारे में अगले ही दिन न्यूज़पेपर्स में बताया गया। ठीक है, तो नीचे इस पेज में इसी तरीके से एक आर्टिकल दिया हुआ है कि किस तरीके से उस डिस्कशन के बेसिस पर एक आर्टिकल न्यूज में आया। सो क्या है आर्टिकल? गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसेस फंड्स फॉर वर्क। तो इसमें क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है अब उसे कचरे की बू जो है वो आने लगी है, स्मेल जो है वो आने लगी है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो इस काम के लिए पैसे देंगे, फंड्स देंगे। इस काम के लिए मतलब कि गार्बेज को क्लीन कराने के लिए। ठीक है, सो आर्टिकल में क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, की पिछले कुछ हफ्तों से हमारे सिटी में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है,
और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर कोई भी सीरियसली कदम नहीं उठाए हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया है। और हेल्थ मिनिस्टर जो है आज उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है उसने सभी कलेक्टर्स एंड जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनको अर्जेंट मेजर्स लेने के लिए कहा है। तो वो बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है, पिछले हफ्तों से लोगों की डेथ हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। बट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने जो कलेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको बोला है कि वो अर्जेंट मेजर्स लें, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की, क्योंकि डायरिया जो है वो गंदे पानी पीने की वजह से होता है और इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले साफ पानी लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और मिनिस्टर ने ये बोला कि वो लोग सोच रहे हैं, उन लोगों ने प्लान किया है कि वो लोग हर विलेज तक टैंकर ट्रक्स पहुंचवाएंगे ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। और चीफ मिनिस्टर ने इस काम को कराने के लिए फंड्स भी प्रॉमिस किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो इसके लिए जो पर्याप्त फंड है, जो जरूरत पैसा है, वो प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी जो काम है वो फ्री में तो हो नहीं सकता, उसके लिए फंड्स लगेंगे। तो इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा है कि वो इस काम के लिए फंड्स अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा वो लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि वो एक कैंपेन चलाएंगे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या क्या वो लोग स्टेप ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने आप को इस बीमारी डायरिया से बचाने के लिए। फिर लिखा है, when a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into the matter. तो ये बोल रहे हैं कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो कचरा जो कि बहुत ही महीनों से, बहुत ही टाइम से पड़ा हुआ है, उसको किसी ने भी साफ नहीं किया, तो क्या आप उस कचरे को हटवाने के लिए, साफ करवाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? तब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, हम इस बारे में भी कदम उठाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अगले हफ्ते जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर हैं हेल्थ वाले, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट की। वो पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट गए, वहां पे उन्होंने उन फैमिलीज से मुलाकात की जिन्होंने अपने जो है परिवार वाले खो दिए इस बीमारी की वजह से, और जो लोग हॉस्पिटल में थे उनसे भी ये लोग मिलने गए। जो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं वो हॉस्पिटल गए, जो लोग बीमार हैं उनसे उनका हालचाल पूछा, उनकी सिचुएशन देखी, और इन फैमिलीज के लिए उन्होंने कंपनसेशन भी अनाउंस की कि उनको कंपनसेशन दी जाएगी। जैसे जिनके परिवार में डेथ हो गई है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, वैसे तो किसी इंसान का जो उसका लॉस है उस चीज को कोई भी कंपनसेट नहीं कर सकता, बट फिर भी ताकि जो फैमिलीज है उनको थोड़ी मदद मिल सके, इसलिए जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इन फैमिलीज के लिए कंपनसेशन अनाउंस की। The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम है जो कि सैनिटेशन की, गंदगी है चारों तरफ जिसे कि हमें साफ करवाना है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है जो कि है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की। तो ये तो सबको ही पता है कि भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पानी की शॉर्टेज है, शुरू से ही हमें सिचुएशन का पता है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एंड वन ऑफ द रीजन दैट पीपल आर गेटिंग डायरिया इज दिस लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे जो कि ये देखेगा कि सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या क्या जरूरतें हैं, वहां पे क्या क्या काम होने की जरूरत है, ताकि उस हिसाब से वो सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करा सकें। और चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स है वो ये ध्यान रखें, वो ये इस चीज पर काम करें कि रीजन में, मतलब उस एरिया में, उस क्षेत्र में पानी की जो सप्लाई है वो जल्दी से जल्दी ठीक करी जाए, उसको प्रॉपर वाटर सप्लाई जो है वो इंश्योर किया जाए। अब जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें स्टेप्स लेने होते हैं, उन्हें एक्शन लेना होता है, उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दे हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि सिचुएशन खराब है, उसको ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अब वो कदम उठाएगा कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बनाया ही किस लिए है? किस लिए वहां पे गवर्नमेंट है? ताकि जो भी प्रॉब्लम आती है हमारी स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें एक्शन लेना होता है
और वो एक्शन लेंगे कैसे। सारा काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता, सारा काम जो है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर तो कर नहीं सकते, इसीलिए तो उसने मिनिस्टर्स बनाए। अब ये जो सारा काम है वो कैसे होता है, थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो जनता का नॉर्मल काम होता है, जो बेसिक नेसेसिटीज वगैरह प्रोवाइड कराना होता है, वो सब देखती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा, किसानों की मदद करेगा, एग्रीकल्चर पे फोकस करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब ये इंश्योर करेगा कि लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, देखेगा कि जो उनके क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके मदद से जो गवर्नमेंट है पूरी चलती है, जिनकी मदद से पूरा काम होता है। अब सिर्फ एक बंदा तो करेगा नहीं ना, इसीलिए जैसे आपके टीचर्स होते हैं, क्या आपको सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, नहीं ना, मैथ्स कोई और पढ़ाएगा, साइंस कोई और पढ़ाएगा, एसएसटी कोई और पढ़ाता है। तो अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगेगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, आप एक ही टीचर से उतना हो सकता है कि कंपेटेबल ना हो। बट हाँ, टीचर के लिए तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि 6 घंटे जो है आपके स्कूल में आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा है। इसीलिए क्या किया जाता है कि अलग अलग जो काम है वो अलग अलग टीचर्स को दे दिए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है हमें टीचर मिलते हैं, और वो जो टीचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट का काम है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स को चुनते हैं। वो मिनिस्टर्स किस लिए चुनते हैं, ताकि उन मिनिस्टर्स को एक एक मिनिस्ट्री दी जा सके। और वो मिनिस्ट्री क्या होती है, एक पर्टिकुलर काम को देखती है। कोई हेल्थ वाली मिनिस्ट्री है, कोई एजुकेशन वाली मिनिस्ट्री है, और इन मिनिस्ट्रीज के अंदर ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। अब चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स को क्या करना होता है, उन्हें जो क्वेश्चंस उनसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको ये कन्विंस करना होता है कि सही तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, मतलब कि उन्हें ये आश्वासन दिलाना होता है मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स को कि काम किया जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मीडिया होती है, वो भी कंटिन्यूअसली जो करंट इश्यूज हैं उनको डिस्कस करती रहती है, और मीडिया को भी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होल्ड करके, ठीक है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किस तरीके से जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, राइट। So the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जो काम है सिर्फ और सिर्फ एक्शंस लेना है, डिसीजंस लेना है, इसके अलावा लॉज भी बना सकती है। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लॉज भी बना सकते हैं। लॉज किस तरीके के, जैसे कि अगर हम करंट एग्जांपल लें कि वहां पे हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो किस तरीके से वो लोग लॉ बना सकते हैं, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि जिस तरीके से वो ये कंपलसरी कर सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कि वो ये देखें कि उनके एरिया में, अर्बन एरियाज में एडिकेट टॉयलेट्स हैं कि नहीं। इसके अलावा वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर एक विलेज में हेल्थ वर्कर को अपॉइंट किया जाए। तो उन्होंने इस तरीके से कंपलसरी कर दिया कि हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। सभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि उनके एरियाज में पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो न्यू लॉज भी बना सकती है। बट ये जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। जो लॉज हैं वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लॉज कहाँ बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो सभी एमएलए के सामने, जो असेंबली है उसके सामने प्रस्ताव रखती है कि हम इस तरीके से ये लॉज बनाना चाह रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस होता है और सभी की सहमति से ही फिर लॉ बनता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने कह दिया कि ठीक है हम आपके साथ हैं तो लॉ बन जाएगा, नहीं, मेजोरिटी चाहिए होती है कि बाकी सारे जो एमएलए हैं वो भी आपके साथ, मैक्सिमम जो एमएलए हैं वो सहमत होने चाहिए एक लॉ को बनाने के लिए, ठीक है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इंप्लीमेंट दीज लॉज। और जब लॉ बन जाते हैं तो फिर वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात की कि स्टेट में लॉज कहाँ बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि पूरे कंट्री के लिए लॉज कहाँ बनते हैं, ऐसे लॉज जो कि पूरी कंट्री पे लागू होंगे, पूरी कंट्री के लिए होंगे, तो वो बनते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। और इस बारे में आप नेक्स्ट क्लास में जानोगे। हमने पिछली क्लास में जाना था कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। इस क्लास में हम जान रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पर है,
वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर उसकी समरी की बात करें तो हमें क्या पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो जो लोग हैं वो चुनकर क्या बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बनते हैं, एमएलएस बनते हैं। एंड दस इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। और इसी के लिए, इस चीज के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हीं के पास मेन अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि एमएलए को किसने बनाया, एमएलए को एमएलए किसने बनाया, जनता ने। ठीक है, तो जनता अगर बना सकती है तो जनता बिगाड़ भी सकती है। मेन अथॉरिटी किसके पास है, जनता के पास, की जनता ने उस पर्टिकुलर पर्सन को ये जिम्मेदारी दी है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप हमारी ओर से डिसीजंस लोगे। और जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए जीते होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है और रूलिंग पार्टी बन जाती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट में सम जो मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ठीक है, तो लीडर होता है, सभी जो एमएलए हैं वो सबसे पहले अपना लीडर चुनते हैं जिसे कि चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और जो मिनिस्टर्स हैं ये किस लिए होते हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को होल्ड करते हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। जैसे कि हेल्थ वाला डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये जो मिनिस्टर्स हैं वो हेल्ड करते हैं। Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of legislative assembly। अब जो भी काम इन डिपार्टमेंट्स द्वारा किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम कर लेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी काम ये डिपार्टमेंट्स करेंगे वो काम लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। मतलब कि सभी जो एमएलएज हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, जो भी एमएलएज हैं, मैक्सिमम जो एमएलएज हैं वो उस काम के साथ होने चाहिए, वो अप्रूव करने चाहिए उस डिपार्टमेंट के एक्शन को। ठीक है, तो इसमें हमने जो स्टोरी थी उसी को हमने कंटिन्यू किया कि किस तरीके से जो स्टोरी हमारी चल रही थी कि जिसमें एक स्टेट में डायरिया की प्रॉब्लम होती है और वहां पे एमएलएस किस तरह बनते हैं। हमने पूरा देखा कि एमएलएस किस तरीके से बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या काम होता है, फिर डिबेट होता है और डिबेट होने के बाद फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अपनी ओपिनियंस रखी जाती हैं, जहाँ पे सजेशंस करी जाती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बाहर भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये सभी चीजें होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, जैसे कि टीवी चैनल्स हो गए। ठीक है, जहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं, ओपिनियंस रखी जाती हैं, सजेशंस रखी जाती हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका काम होता है एक्शन लेना। उन्होंने किस तरीके से डिसीजंस लिए कि वो लोग जो फैमिलीज ने अपने मेंबर्स को लूज कर दिया है इस बीमारी की वजह से, उन्हें वो कंपनसेट करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के वो लोग डिसीजंस लेते हैं और डिसीजन के अलावा वो लोग लॉज भी बनाते हैं। और जो भी लॉ बनेगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल से ही बनेगा और जो भी डिपार्टमेंट जो भी काम करेंगे वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल से ही बनेंगे। राइट?